थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। और आज हम बात करेंगे डायरेक्शंस की। राइट देखो, कई बार हम लोगों को लोकेशन बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं कि हमारा घर जो है वो पेट्रोल पंप पार करके है। पेट्रोल पंप पार करना एक ऐसे बता देते हैं कि भाई ऐसा घर जो हमारा है वो रोड पार करके है। तो दोनों अलग अलग हैं ये अवस्थाएं। राइट हिंदी में हम पार पार कह रहे हैं तो इन चीज़ों को समझेंगे। जैसे ये कहते हैं कि भाई ऐसा है कि थोड़ा सा और आगे को आ जाओ। तो ये प्रकार की हम साथ के साथ सिचुएशन डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे और सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज होगा वो चीज़ें समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। पूरा समझिएगा, पूरा देखिएगा। जैसे कि हमें सबसे पहले किसी को कहना है मेरीन सामने से गाड़ी आ रही है, तो कैसे कहेंगे सामने से गाड़ी आ रही है? The car is coming from the opposite side. हाँ सही है। A car is coming from the opposite direction. Opposite फ्रंट कहना चाहिए था वैसे। देखो फ्रंट का मतलब है सामने। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो ऑपोजिट का मतलब है अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, ऑपोजिट का मतलब है वहां सामने से। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो फ्रंट कहा वो भी कह सकते हैं। आप कहिए ए कार इज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। ए कार इज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। अ कार इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट। तीनों का मतलब वही है। ऑपोजिट का मतलब हो जाता है हम ऐसे बैठे हैं, कोई बंदा अगर वहां बैठा होगा तो वो हमारे ऑपोजिट बैठा होगा। तो ए कार इज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्टी तरफ से आ रही है तो वो एक एग्जैक्ट फॉर्मल थोड़ा हो गया, वरना नॉर्मल कह देगा बंदा। अ कार इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट। मेरीन ध्यान से गाड़ी आ रही है, तो मैं क्या कहूँगा? मेरीन वॉच आउट। मेरीन वॉच आउट। वॉच आउट हम कहाँ पर कह देते हैं? जब हम कहना चाहते हैं ध्यान से, यानी कि ठुक पिट मत जाना, चोट मत मार लेना, लग जाएगी चोट, तो वॉच आउट। बच्चा सीढ़ियों पे चढ़ रहा है जैसे, भागता चला जा रहा है, तो क्या कहेंगे हम उसको? वॉच आउट, यानी ध्यान से। वॉच आउट ये एक्सप्रेशन है ध्यान से। हाँ, सो वॉच आउट, अ कार इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट। फ्रॉम द फ्रंट, सामने से। राइट तो अ कार इज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसे भी कह सकते हैं। राइट अब मान के चलिए कि सामने से आ रही है। हाँ अब मान के चलिए कि हमारे घर पे कोई आ रहा है। सही है। अब हम उसको ये कहें कि भाई ऐसा है, जो हमारा घर है अब वो आ रहा है उधर से, पेट्रोल पंप आएगा, उसके बाद फिर हमारा घर आएगा। हम कहें हमारा घर पेट्रोल पंप पार करके है। आई होप डायरेक्शन आपको समझ में आ गई होगी। हाँ। आ गई समझ में? उधर से आ रहा है, बरेली से आ रहा है, पेट्रोल पंप आएगा, फिर और आगे आएगा, तो हमको कहना है पेट्रोल पंप पार करके है हमारा घर। अब वो इधर से भी जा रहा है, तुम्हारा स्कूल क्या है? तुम्हारा स्कूल चौराहा पार करके है। तो ये पार करके हम कैसे बताएं? My house is हाँ past past the petrol the pump, right? petrol pump. तो if someone is coming from the opposite direction, यानी हम इधर हैं, उधर से आ रहा है। If someone is coming from the opposite direction, so our house is past the petrol pump. First they will reach the petrol pump. पहले वो पेट्रोल पंप पहुंचेंगे and the house is past the petrol pump. मान के चलो हम किसी को रास्ता बता रहे हैं कि भाई ऐसा है, चौराहा पार करके स्कूल है। हम यहाँ खड़े हैं, स्कूल पहले चौराहा आएगा, उससे पार करोगे स्कूल है। तो my school is past the चौराहा, past the intersection, right? So the school is past the intersection, right? तो पार करके जब होता है तो पास्ट हो जाता है, right? अब मान के चलिए कि एक रोड है। अब रोड से ही लगा हुआ हमारा घर है, रोड के ही बिल्कुल किनारे से। इधर भी मकान है, इधर दुकानें हैं, इधर किसी ने घर बना लिया है। तो अब हमारा घर रोड के नेक्स्ट टू है, बिसाइड है, अलोंग है, कहाँ है? हमें कहना है रोड के बराबर में, रोड पे ये घर किनारे पे। My house is हाँ बाय द रोड। बाय कह दिया जाता है जब आप लगा हुआ बताना चाहते हैं। सो माई हाउस इज बाय द रोड। माई हाउस इज बाय द हाईवे, यानी हाईवे के किनारे पर ही। इधर हाईवे है, इधर मिट्टी उड़ती रहती है, ये घर बने हुए हैं। राइट सो माई हाउस इज बाय द हाईवे। है बाय मतलब है लगा हुआ, उसके बिल्कुल बगल में। अब आते हैं नेक्स्ट टू, कहाँ? क्लोज, नियर वगैरह पे। अभी तुम कहाँ बैठी हो? मेरे बगल में बैठी हो, तो बगल कैसे बताते हैं? You sitting हाँ
He's sitting behind me. बिहाइंड क्यों रट गया? बिहाइंड मतलब सिंपल पहले ही बता देता हूँ, बिहाइंड है पर्दा, पीछे पीछे, हाँ। पीछे। अब देखो Behind. कंफ्यूजन होने का कारण क्या है कि ना ये इंटरचेंजेबली बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं किसी एक चीज की लोकेशन, हम कंडीशन हम कई तरीके से बता सकते हैं, राइट? जैसे कि अब महरीन है, महरीन इज सिटिंग बिसाइड मी। Beside me. Behind. बिसाइड का मतलब बगल में। अब अगर इसी बिसाइड का मतलब है बगल, अब मैं ऐसे भी कह सकता हूँ इसी चीज को, महरीन इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। नेक्स्ट टू हिंदी में कहते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ। वो वाला नेक्स्ट मतलब अगला नहीं होता, ये इस डायरेक्शन के संदर्भ में बिल्कुल बगल में। सो महरीन इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, Next to me. महरीन इज सिटिंग बिसाइड मी। जैसे मेरे बगल में एक बेड है, सो देयर इज अ बेड There's a bed बिसाइड मी। मेरे बगल में, बिल्कुल फिर से इसी रूम behind में। कहने वाली थी। हाँ, बिहाइंड पर्दे हमारे पीछे। Behind मतलब पीछे। हाँ, हमारे पीछे पर्दे हैं, तो The curtain is behind me. देयर आर There are 3 curtains। 3 curtains. कहाँ पर? Behind. बिहाइंड अस। Me. अस। Us. सो देयर आर 3 curtains behind us। बिहाइंड का मतलब पीछे, पीछे। राइट? अब सामने कहना है कि हमारे सामने एक टीवी रखा है। रखा है। हाँ, हमारे सामने एक टीवी रखा है। अब देखो वो डायरेक्शन था, हाँ। आ रहा था, तो फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब लोकेशन जब बताते हैं, हमारे सामने एक टीवी रखा है, तो This is a TV. देयर इज अ टीवी। व्हाट हैपेंड? There is a TV हाँ, in front of us. राइट, देयर इज अ टीवी इन फ्रंट ऑफ अस। अब देयर इज अ टीवी इन आर ऑपोजिट डायरेक्शन, थोड़ा टेक्निकली करेक्ट हो सकता है लेकिन मजा नहीं आएगा, राइट? ऑपोजिट मतलब है कि इधर से भी और उधर से भी, राइट? लोकेशन बताते हैं, सो देयर इज अ टीवी इन फ्रंट ऑफ अस। फ्रंट को समझने का एक और बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं मैं। फ्रंट का मतलब ऑपोजिट नहीं है, फ्रंट का मतलब है लोकेशन, सामने। टीवी इधर की तरफ है, हमारी तरफ है, तब भी मैं ये कहूंगा देयर इज अ टीवी इन Front of us. फ्रंट ऑफ अस। और ये टेबल भी हमारे सामने है, तो टेबल रखी है हमारे सामने, तो There is a table in front of us. राइट, देयर इज अ टेबल इन फ्रंट ऑफ अस। तो फ्रंट का मतलब क्या है? आप और सामने। उस सामने वाली चीज का मुंह किस तरफ भी हो सकता है, तो फ्रंट का मतलब केवल ऑपोजिट नहीं है, फ्रंट का मतलब है हमारे सामने कोई चीज मौजूद है, राइट? अब मान के चलिए कि अब कई बार हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं पास के लिए, पास। नियर बाय भी कह देते हैं, क्लोज भी कह देते हैं, नियर भी कह देते हैं। जैसे हमें ये कहना है कि हॉस्पिटल हमारे घर के बिल्कुल पास है, हमारे घर के बहुत ही पास है एक हॉस्पिटल। The hospital is past my house. पास हिंदी वाला पास थोड़ी है। sorry. हाँ, The hospital near my house. नियर माई हाउस कह सकते हैं, द हॉस्पिटल इज नियर माई हाउस। House. देखो नियर के साथ हमें एक चीज लॉजिक लगा के रखना है, नियर के साथ टू वगैरह, फ्रॉम वगैरह कुछ नहीं लगेगा, राइट? मेरे घर के पास है, सो द हॉस्पिटल इज नियर माई हाउस। नियर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है, लेकिन नियर हम कहते हैं नॉर्मल नियर। लेकिन जब हमें जोर देना होता कि बहुत ही पास है, तो द हॉस्पिटल इज वेरी क्लोज, क्लोज टू माई हाउस। Close to my house. क्लोज टू का मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा सघन, लगा हुआ, जुड़ा हुआ, बहुत ही ज्यादा करीब, राइट? सो कह देते हैं ना क्लोज, इसीलिए कह देते हैं वी आर क्लोज फ्रेंड्स, राइट? सो द हॉस्पिटल इज वेरी क्लोज टू माई हाउस। The hospital is very close to my house. हाँ, जैसे बिल्कुल चौराहे के पास में तो बस स्टैंड है, चौराहे के पास में ही तो है बस स्टैंड, बिल्कुल लगा हुआ है, समझ लो। सो द The bus stand हाँ, is close to the intersection. To the हाँ? intersection. Right. So the bus stand is very close to the intersection. Intersection. कहना है चौराहा पार करते ही है। The bus stand is Past. past the intersection. Right. कोई यहाँ से जा रहा है, so the bus stand, the bus station is past the intersection. Intersection. चौराहा पार करते ही है,
अब मान के चलिए, ये ना बहुत कंफ्यूजिंग थोड़े लग सकते हैं आपको, तो थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, 1 मिनट का मैं प्रवचन बताता हूँ आपको। देखो ये चीज़ें कैसे समझ में आती हैं। इंग्लिश को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप रियल टाइम में प्रैक्टिस करिए, और उसके लिए आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप और लाइव क्लासेस अटेंड करिए। देखिए हमारे प्रैक्टिस ग्रुप में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस कॉल का एक ऑप्शन होता है। 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक ग्रुप में, कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट करता है, तो जब वहां पर आप रियल टाइम में बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करेंगे, एक्चुअल में रियल सिचुएशंस को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, तब आपको पता चलेगा हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है। लर्निंग ग्रुप है, पूरा दिन क्लास लाइक एनवायरनमेंट मिलेगा आपको। यहाँ पर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, कोई भी सेंटेंस अचानक से दिमाग में आता है हमारे, हमें मेन चीज़ कैसे है, जल्दी कैसे सीख पाएंगे कि जब क्वेश्चन आया उसी टाइम आंसर मिले, राइट। तो जैसी क्वेश्चन आया कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट करिए, या फिर चैट बॉक्स में लिख करके डाल दीजिए, कोई ना कोई आपको हेल्प कर देता है। और जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, समझ नहीं आती हैं, तो उसके लिए दिन में 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं। वी सिंपली कम टुगेदर एंड वी डिस्कस दोज कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर रूल्स एंड सेंटेंसेस इन डिटेल्स को डिटेल में समझते हैं। तो 15 दिन के अंदर लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा। ग्रामर के रूल्स की बात करें, 35 शब्द हैं और उसमें से ज़्यादातर आपको आते हैं, और इसीलिए आप इंग्लिश समझ पाते हैं। 35 ग्रामर का क्या है, ग्रामर हमारे को क्या करती है, ग्रामर हमें कंफ्यूज करती है, नहीं कंफ्यूज नहीं, सिर्फ हेल्प करती है समझने में। ग्रामर का क्या रोल है कि अगर मैंने ये लगा दिया विल यू गो टू स्कूल टुमारो, पता चल जाएगा विल से स्टार्ट किया है, यानी आगे का कोई क्वेश्चन है। अब मैं कह दूं डिड यू गो टू, समझ आ जाएगा पुरानी बात कर रहा हूं। तो ग्रामर हमें सिर्फ हेल्प करती है टेंस समझने में कि बंदा कब की बात कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है या बता रहा है। लेकिन when it comes to speaking we have to use appropriate words to express ourselves। हमें वर्ड्स ऑर्डर और वर्ड्स पता होने चाहिए जो हम हिंदी से ट्रांसलेट करके लगा रहे होते हैं, राइट। तो जो अभी जैसे मान के चलिए, एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। किसी यूट्यूबर को हम पूछने लग जाएं कि भाई आपका चैनल कहाँ तक पहुँचा है, जैसे कोई बिजनेस वाला है, हम प्रोग्रेस पूछते हैं कई बार कि भाई ऐसे कोई बंदा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, हम चैनल से रिलेटेड है, मैं मैरिन को पूछने लग जाऊँ कि मैरिन तुम्हारा चैनल कहाँ तक पहुँचा, कितने सब्सक्राइबर वगैरह हो गए 0 ओके। तो अब इसमें चैनल कहाँ तक पहुँचा, वेयर हैज़ योर चैनल रीच्ड, ये एक ट्रांसलेटेड वर्जन है, राइट। ओनली एन इंडियन कैन अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस बाय ट्रांसलेटिंग इट इनटू हिंदी। लेकिन प्रोग्रेस पूछनी है तो सिचुएशन के हिसाब से पता होना चाहिए। हाउ इज योर चैनल डूइंग, हाउ इज योर चैनल डूइंग है, हाउ इज योर बिजनेस डूइंग, राइट। हाउ आर यू डूइंग विद योर बिजनेस, हाउ आर यू डूइंग विद योर चैनल, राइट। तो डूइंग जब आप 2-4 तरीके से यूज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा भी प्रोग्रेस पूछने के लिए इस तरीके से पूछी जाती है, राइट। लेकिन अगर हम हिंदी का प्रोग्रेस पूछने के स्टाइल को ट्रांसलेट कर देंगे, चैनल कहाँ तक पहुँचा, तो मज़ा नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक। तो यहाँ पर जब आप रियल टाइम में बातें करेंगे, लोगों को बोलते सुनेंगे, 200-300 लोग पूरा दिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीख के आते हैं, तो वो उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं ग्रुप में। तो 200-300 लोग आपको सिखाएंगे, तो सोचिए कितनी जल्दी सीख जाएंगे, राइट। और बहुत ही सस्ता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए। तो हम बात कर रहे थे जैसे कि हम किसी को पूछें क्या यहाँ आस-पास में कोई मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर को हम एक्चुअल में फार्मेसी कहते हैं, मेडिकल स्टोर इंडिया में हम कह देते हैं, ठीक है। पूछ रहे हैं किसी को आस-पास में कोई मेडिकल स्टोर है, क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए ये वाला, सोच लियो। एक सेकेंड। हाँ, There is a pharmacy. क्वेश्चन है Is there a pharmacy? हाँ, आसपास। Nearby अब us? नियर का मतलब Is there a pharmacy near हो गया ना, इनकम्प्लीट। Nearby us? नियर बाय इतना कह के छोड़ देंगे। सो इज देयर अ फार्मेसी नियर बाय, Nearby us? नियर बाय अस नहीं है, फिर क्यों अस की जरूरत लगाया? नहीं। वही तो हाँ, सोच रही राइट। क्यों सो लगा? इज देयर अ फार्मेसी नियर बाय, तो नियर बाय में हम क्या कह रहे हैं, किसी और के पास नहीं या वैसे पास नहीं, बस आसपास की बात कर रहे हैं। ऐसे भी कह सकता हूँ। हाँ, You didn't take me today. You didn't take me to the market with you, so I don't speak English perfectly today. बट यू सेड दिस सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्टली। वो मूड की बात होती है, पहले मूड बन जाएगा तो ब्रेन जो है ना सोचना शुरू करता है हिंदी में। देखो बात सोचने की है। अभी तक मूड में नहीं थे, मैंने बस इसको ज़बरदस्ती बिठा लिया था। अब कहना है कि मैंने इसको ज़बरदस्ती बिठा लिया था। अब ये हिंदी का एक स्टाइल है,
कोशिश क्या करनी होती है, उस अवस्था को डिस्क्राइब करें इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग हिंदी वर्ड्स इनटू इंग्लिश। अब मैं अगर ज़बरदस्ती को कहने की कोशिश करूं तो आई फोर्स्ड हर टू प्रैक्टिस विद मी। ये जो कहने वाली थी मैं, गलत था। कहने वाली थी ना, तो मुझे कहने थोड़ी वाली पता थी। नहीं, ऐसे कह देती हमेशा कि मैं दैट्स व्हाट, यही तो कहने वाली थी, से दिस इन इंग्लिश। तो आई फोर्स्ड हर टू प्रैक्टिस विद मी, मैंने इसको फोर्स किया प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, तो यही तो कहने वाली थी मैं, से दिस। फिर डायरेक्शंस पे चलते हैं। मैं यही कहने वाली थी। हाँ, आई स्पीक द सेम सेंटेंस। नहीं ना, जोर देना है ना, दैट्स व्हाट, दैट्स व्हाट, यही तो है, दैट्स व्हाट आई वाज गोइंग टू से, दैट्स व्हाट आई वाज गोइंग टू से, दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू से। दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू से। है, दैट्स व्हाट यानी वही तो ये वाले जो है विच इज व्हाट, दैट्स व्हाट, दैट्स द सेम थिंग, कैसे आएगा जब आप एक्चुअल में सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट। दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू से, दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू से। यही तो पूछ रही थी मैं। से दिस, That's what I was आस्किंग। हाँ, इसी चीज का तो कंफ्यूजन है। That's what I'm confused About, that's what I'm confused about। That's what I was Right? confused तो about. इसी चीज का तो कंफ्यूजन है। आप मिलान करके देखिए, तो शब्दों को नहीं मिलान किया जा सकता है। सिचुएशन में वो वर्ड और सेंटेंसेस थोड़े थोड़े हमें रटने पड़ते हैं। वी कैन ओनली मॉडिफाई दो सेंटेंसेस ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, राइट। हर सेंटेंस को स्क्रैच से नहीं बनाया जा सकता बाय अप्लाइंग ग्रामर रूल्स। हाँ, तो अराउंड का भी मतलब वही है, जैसे कि Let's back to direction. लेट्स गेट बैक टू, Get back to direction. राइट। लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्शंस, लेट्स गेट बैक टू द डायरेक्शंस, यानी कि चलो दोबारा उसकी बात करते हैं। गेट बैक टू है, मिलान नहीं किया जा सकता। हाँ, तो अक्रॉस और ऑल ओवर ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं, उनको इस्तेमाल करना सीखते हैं। जैसे कि इसने पूरे फर्श पे पानी फैला दिया। अब पूरा फर्श है, देखो फर्श के हैं 4 कोने हाँ. हैं। जब हम पूरे सरफेस की बात करते हैं, सो ही स्पिल्ड He spilled द वाटर water all over the floor, right? He spilled the water all over the floor. All over मतलब हो गया पूरा एरिया कवर कर दिया। मैं तो ये कहने वाली थी he wet the floor. हाँ, he wet the floor is absolutely correct. wet का मतलब है गीला कर दिया। गीला तो कर? मैं बिल्कुल पानी फैलाने की बात कर रहा हूँ। जैसे? हाँ, फैला दिया। हाँ, जैसे मतलब कि अरे उसने क्या करा, बाल्टी उड़ेल दी। उड़ेल दी? हाँ, तो उसने पूरा का पूरा क्या कर दिया, फ्लोर पे फैला दिया है। और वेट कर दिया मतलब गीला लग रहा है, वही है ना। इंटरचेंजेबली हो सकता है, तो अपने तुम्हारे हिसाब से गीला है, मेरे हिसाब से फैला है। ठीक है। उसने चादर गीली कर दी, तो He wet the bed sheet. ही वेट द बेड शीट। वेट मतलब है किसी चीज़ को गीला करना, और उसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम ही रहता है। तो कहाँ से कहाँ चले गए, बेड गीला करने पहुँच गए। हम कहाँ थे, देखो ऑल ओवर का मतलब है कि इसने पूरी बेड पे इसने क्या करा हुआ है, पूरे बेड पे बिस्किट फैला रखे हैं। हाँ, he spread, He messed the bed sheet. ठीक है, घुमा के कह दिया कि he messed bed sheet. up the bed sheet। mess के साथ अप कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को खराब करना। देखो ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। वही है ना कि मेरी आदत क्या है कि कोई भी चीज़ पॉइंट आता है, मैं उसी को समझाने लग जाता हूँ। मेरे को लगता है बाद में भूल जाऊंगा, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है हमारा सेशन। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू स्पीक अ बिट स्लोली। थोड़ा सा मैं धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैस अप और मैस, इन दोनों में फ़र्क ये है कि डोंट मैस अप माई बेड, यानी कि मेरा बेड खराब मत करो। और अगर अप हटा दूँ, डोंट मैस माई बेड, ये थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगेगा मुझे। मैस का मतलब है किसी से पंगा लेना। ठीक है। डोंट मैस विद मी, डोंट मैस विद हिम। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे लैपटॉप से पंगे मत लो, आई एम टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट नाउ, सो डोंट मैस अप माई लैपटॉप। आई होप आ गया होगा समझ में। जैसे कि ही मेस्ड अप
the bed sheet. He messed up the floor. अच्छा, जैसे कि समझो मैंने अयान से कह भी दिया कि मुझसे पंगा मत ले, डोंट मेस विद मी। हाँ ठीक है, अब अयान क्या बिगाड़ लेगी मेरा। हाँ, तो ऐसे कहते क्या बिगाड़ लेगी मेरा। क्या बिगाड़ लेगी मेरा, अब ये वही है। अब मैं इन शब्दों को क्या बिगाड़ लेगी मेरा को ट्रांसलेट ना करते हुए मैं उसकी एक्चुअल में अवस्था देख रहा हूँ, उसका रिएक्शन उस वक्त क्या रहा होगा, हैं। तो उस अवस्था में हम ये कह सकते हैं व्हाट इफ आई डू, जैसे कि तुमने कहा कि पंगे मत लो, हैं। हाँ। तो डोंट मेस विद मी, राइट, डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो। अब वो कह रहा है कि क्या बिगाड़ लेगी मेरा, सो व्हाट इफ आई डू, अगर करूं तो फिर क्या कर लोगी, क्या होगा उसका आउटकम। तो व्हाट इफ लगा के ही वाज आस्किंग अबाउट द आउटकम, कि नतीजा क्या होगा, क्या होगा उसके अगर करूं ऐसा। तो व्हाट इफ आई डू, राइट। तो ये जब हम रियल टाइम में बोलेंगे तो निकल के आता है अब क्या बिगाड़ लोगी मेरा, तो अजीब सा ट्रांसलेशन हो जाएगा अगर हम फिक्स वगैरह कर दें। पहली बात की होगा ही नहीं, हाँ, ट्रांसलेशन ही नहीं होगा। तो वही है, हमने जो सुने हुए सेंटेंसेस वो तो हम बहुत नेचुरली बोलते हैं, लेकिन जो नहीं सुने हैं हम उनको ट्रांसलेट करने लग जाते हैं, जबकि उनको भी नेचुरली ही बोलना सीखना पड़ता है, राइट। तो हाँ, कहाँ थे हम, अराउंड थे या नियर बाय थे, समथिंग। हाँ, दोनों का मतलब से नहीं ऑल ओवर द बेडशीट थे हम, राइट। तो ऑल ओवर मतलब है कि ही स्प्रेड द बिस्किट्स ऑल ओवर द बेडशीट, यानी पूरे पर। और अक्रॉस का मतलब हो जाता है एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर, राइट। तो जब आप इस बेड को ऑल ओवर देख रहे हैं, पूरे सरफेस को देख रहे हैं, तो ही स्प्रेड द बिस्किट्स ऑल ओवर द बेडशीट। और अगर मैं इस छोर से दूसरे तकिए तक के छोर को देख रहा हूँ कि पूरे बेड पे फैला रखे हैं, तो मैं कह दूंगा ही स्प्रेड द बिस्किट्स अक्रॉस द बेड। अब अक्रॉस जब मैंने कहा तो अक्रॉस ऐसा समझ कर चलिए कि आप उस पूरे सरफेस को इंटरचेंजेबली कह सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कहते हैं। अक्रॉस, क्रॉस है उसके अंदर इस तरीके से, जैसे एक अक्रॉस का और मीनिंग है और क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारा घर जो है पेट्रोल पंप रोड के उस पार है और उसके बिल्कुल सामने हमारा घर है। तो मैं कैसे बता सकता हूँ, आवर हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द पेट्रोल पंप के सामने। लेकिन अब मुझे मेंशन भी करना है, रोड पार करके है, रोड के उस तरफ है पेट्रोल पंप और घर है हमारा इधर, बीच में रोड भी है। मैं कहूँ रोड पार करके पेट्रोल पंप के सामने। सो आवर हाउस, माय हाउस इज अक्रॉस फ्रॉम द पेट्रोल पंप। हाँ, रोड के अक्रॉस द रोड का मतलब हो गया इस छोर से, कह सकते हैं आवर हाउस इज अक्रॉस द रोड, कह सकते हैं पार करके है। हाँ, लेकिन हमें उन कम शब्दों में डिस्क्राइब करनी है सिचुएशन। तो अगर रोड है, इस तरफ भी कुछ है और इस तरफ भी कुछ है, तो ये कहना है इस पेट्रोल पंप के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोड पार करके है कुछ। सो द पेट्रोल पंप इज across from our house। तो across का मतलब क्या है, हम across जब यूज करते हैं तो एक छोर से दूसरा छोर की हम एक्चुअल में बात कर रहे होते हैं, टू एंड पॉइंट्स, राइट। अब मान के चलिए कि आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि across के साथ from साथ में ज़रूर लगाना है, राइट। जैसे मान के चलो मैं अभी एक लोकेशन बताता हूँ कि across from क्या है। सिटी कार्ड सिटी मॉल के हैं, तो बिल्कुल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के सामने है, लेकिन बीच में रोड जा रहा है। अब सिटी कार्ड की लोकेशन कैसे बतानी है, मॉल को साथ में ध्यान में रखते हुए। द सिटी कार्ड इज अक्रॉस फ्रॉम द मॉल, राइट। तो अक्रॉस है फ्रॉम द मॉल, वहां से स्टार्ट करा और यहाँ तक आ गया, राइट। Why you scared to go, Mr. DIY? Why are you afraid to go to Mr. DIY? Afraid के साथ हम of और to दोनों लगा सकते हैं। Why are you afraid of going to Mr. DIY? या फिर why are you afraid to go to Mr. DIY? Because this is not Bhoot Bangla. Actually, you spend a lot there. That is why I don't want to go, especially with you. I don't go over
हाँ। I don't go over 200 rupees. आर यू बीइंग ऑनेस्ट? Yeah. अब देखो, मैंने एक अभी शब्द कहा, आर यू बीइंग ऑनेस्ट। हिंदी में मैं इस बात को ऐसे कहता, सच बोल रही हो, तो इसका मैं फिर ट्रांसलेशन में लाता, आर यू टेलिंग द ट्रुथ, तो मीनिंग बदल जाता। बिकॉज टेलिंग द ट्रुथ कहाँ कहा जाता कि तुम मुझे कोई इंफॉर्मेशन दे रही हो, हैं? आर यू टेलिंग द ट्रूथ, हैं? आर यू टेलिंग लाई, तो वो दूसरा वाला एक फीलिंग आ जाती। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा आर यू बीइंग ऑनेस्ट, यानी कि वो भावना थी कि पक्का सच बोल रही हो, मतलब बना के कि आई होप समझ में आ गई की भावना कि जब भी जाती है कि तो बहुत अच्छे पैसे खर्च करके आ जाती है। नाउ शी इज सेइंग दैट शी नेवर गोज ओवर 200, यानी हाँ। अच्छा जी, रोज सुबह से शाम तक कभी एक ऑनलाइन ऑर्डर आता है, हाँ एक ऑनलाइन ऑर्डर आता है, फिर शाम को DIY भी जाना है, तो फिर हाउ मच यू स्पेंड एवरी डे? Only 500. हाँ, तो अब आ गई 500 की बात। तो फिर यही वाली बात थी। तो उस वक्त भावना एक्चुअल में ट्रुथ और लाई वाली नहीं थी, उस वक्त भावना थी आर यू बीइंग ऑनेस्ट, यानी सच बोल रही हो भावनात्मक रूप से। तो ये चीज़ें कैसी आएंगी जब आप रियल टाइम में बातें करेंगे। तो अक्रॉस और ऑल ओवर आपको समझ में आ गया होगा, है? और इस प्रकार की कोई डायरेक्शन होती है। हाँ, एक और बताते हैं और आगे, जैसे हैं, मैं किसी को कहूँ थोड़ा आगे चले जाओ, गो स्ट्रेट अहेड। जैसे हम रोड पे जा रहे हैं, हम कहें आगे जाम लगा हुआ है, ठीक है, से दिस इन इंग्लिश, ठीक है क्या? आगे जाम लगा हुआ है, आगे जाम को ट्रैफिक ना, ट्रैफिक। अरे जैम कह दो डायरेक्ट, ट्रैफिक जैम कह दो। हाँ ठीक है, देयर इज अ ट्रैफिक जैम वेयर? आगे, अहेड। हाँ, देयर इज अ ट्रैफिक जैम अहेड, आगे है। अब मान के चलिए कोई बंदा पहुंच गया है, चौराहे पे पहुंच गया, समवन हैज रीच्ड द इंटरसेक्शन, चौराहे पे पहुंच गया, मैं कहूँ थोड़ा और आगे जाओ, गो अहेड नहीं, यहां पर कहेंगे गो अ लिटिल फर्दर मतलब आगे है, गो अ लिटिल further. गो अ लिटिल अहेड भी कहा जा सकता है, लेकिन फर्दर इज बेटर हियर इन दिस सिचुएशन। सो जैसे कि तुम्हारे स्कूल जा रहे हैं, अब मैं पहुंच गया हूँ चौराहे पे, अब मेरे को थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, सो गो अ लिटिल फर्दर, थोड़ा सा और आगे। देखो फर्दर और फारदर ये लास्ट है, फिर खत्म करेंगे। फर्दर और फारदर दो अलग अलग वर्ड्स हैं। फारदर नहीं, फादर लग रहा है, वो आर हटा देंगे तो आर लगा देंगे तो फारदर हो जाएगा, है? फर्दर का मतलब है आगे और फार का मतलब होता है दूर। फारदर यानी कि दूरी की बात कर रहे हैं, थोड़ा और दूर जाओ। हाँ, फर्दर मतलब आगे, ठीक है। फारदर मतलब गो अ लिटिल फारदर, दूरी की बात कर रहे हैं, आगे की नहीं, दूरी की। जैसे कि हमारा घर रेलवे स्टेशन से बहुत दूर है, ये दूर है, ठीक है। Our house is very far from the railway station। यहाँ फार मतलब दूरी, ठीक है। अब कहना है बस स्टेशन उससे भी ज्यादा दूर है, तो फार का वो सेकंड डिग्री है, फारदर। सो द बस स्टेशन इज फारदर यानी और ज्यादा आगे। फार मतलब है आप दूरी की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की नहीं, सॉरी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। फार मतलब डिस्टेंस, नापने वाला है, और फर्दर मतलब है आगे वाला, उसमें नापने वाला नहीं है, वो भावनात्मक वाला आगे है। जैसे कि वो मुझसे दूर तक भागी, वो मुझसे दूर तक भागी, दोनों की रेस हुई, सही है। इरम मुझसे दूर तक भागी, सो मैं इरम से दूर तक भागी। चल ठीक है, मैं इरम से दूर तक भागी, I ran farther than इरम। फारदर यानी फार से भी फारदर, वो दूर तक भागी। I ran farther। Tomorrow we will make pasta alone अकेले बना। How can we be alone?
मतलब वी तो हम दोनों होंगे मगर अकेले होंगे, कोई हेल्प नहीं करेगा। एक्चुअली वो टेक्निकली मिलान तुलान करने लग जाते हैं हम। ये एब्सोल्युटली करेक्ट एक स्टेटमेंट था। टुमारो वी विल मेक पास्ता ऑन आवर ओन, राइट, खुद बनाएंगे। अलोन मतलब है अकेले, वो भी चलता है ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, अकेले बनाएंगे। ऑन आवर ओन, टुमारो वी आर गोइंग टू मेक पास्ता ऑन आवर ओन। टुमारो वी आर गोइंग टू मेक पास्ता बाय आवरसेल्व्स कर देते हैं, खुद से। देखो मैं खुद बनाऊंगी, I'll make pasta on my own, I'll make pasta alone, दोनों चलते हैं। तो मेरा बताने का क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है इंग्लिश में, आंसर का क्वेश्चन होता है। नहीं, ये वाला सेंटेंस ऐसे बोला जाएगा, ऐसे नहीं होता है। तो ये चीजें कैसे समझ में आएंगी, ओनली बाय लिसनिंग टू द कॉन्वर्सेशंस इन रियल टाइम। तो आप जब हमारे लाइव सेशंस में आएंगे, जब लोग एक बात को हिंदी में अलग अलग तरीके से पूछेंगे, इंग्लिश में अलग अलग तरीके से बोलेंगे, कोई कह देगा आई एम गेटिंग लेट, कोई कह देगा आई एम रनिंग लेट, कोई कह देगा आई एम ऑलरेडी लेट, तो समझ में आ जाएगा अच्छा तीनों में है लेट ही, लेकिन अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग अवस्थाओं में कह रहा है लेट। आपको कौन सा पसंद है? मुझे ये वाला रात को करते लेट सबसे वो वाला पसंद है। तो आप इस सेशन के बारे में हमें फीडबैक दीजिएगा, इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, और फिर दोबारा मिलते हैं एक नए सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।